रिवाइज करने। आप लोगों को कल का याद है कुछ? सर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ओके, याद है कि नहीं? कोई बात नहीं। नेटवर्क इशू है क्या? यस सर। ओके, मैं बेसिक बेसिक पूछता हूँ कल का, वो आप लोग बताना। एक अनसिट्रोल मॉडल लॉ हुआ था, तो वो कौन से ईयर में हुआ था? या आप कमेंट वाले में सब अपने लोग इंडिविजुअल इंडिविजुअल बताइए ईयर। कमेंट वाला पता है ना कहाँ पे है ऑप्शन, जहाँ से टाइप यस करते सर। हैं? किसी को नहीं मिल रहा होगा बताना, वहाँ पे आप लोग ईयर टाइप करिए। अनसिट्रोल मॉडल लॉ कब पास हुआ था? राइट, ठीक है। चलिए आइए एक बार रिकैप करते हैं, बहुत शॉर्ट शॉर्ट टर्म में इसको। 1996 में अनसेंट्रल मॉडल लॉ हुआ, ठीक है, एक ये डेट याद करनी थी। 2000 में एक्ट पास होता है। अच्छा देखिए, 96 के बाद जनरल असेंबली होती है 97 में, एक साल बाद। वहां पे रिकमेंड किया गया था कि इस मॉडल लॉ को आपको फॉलो करना है। 2000 में हमने एक्ट ला दिया, ठीक। चार एक्ट के जो नाम याद रखने थे जो अमेंड हुए थे: आईपीसी एविडेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये है बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, ठीक। बात चलते हैं, सेक्शन 81 आपको याद रखने की जरूरत है, जो ओवर राइडिंग इफेक्ट कर रहा है। मतलब सारे एक्ट के ऊपर ये प्रिवेल करेगा, आपका आईटी एक्ट। क्लियर? देन इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट स्केड्यूल में जो है ये अप्लाई नहीं होगा आईटी एक्ट। बट कंडीशन ये है कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट यदि नोटिफिकेशन इशू करे तो ये पॉसिबल है। इसके अलावा इन्होंने कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया, जैसे एनआई पे अप्लाई नहीं होगा। बट अदर देन चेक, मतलब चेक वाले केस में अप्लाई होगा। पावर ऑफ अटॉर्नी, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, सक्सेशन एक्ट, विल, कॉन्ट्रैक्ट, कुछ अदर सेंट्रल गवर्नमेंट आपका नोटिफाई करते हैं। स्कोप और एक्सटेंड पे हमने देखा था कि कौन करेगा, तो सिस्टम हमारे इंडिया का होना चाहिए, बाकी कहीं से और किसी भी सिटीजनशिप का बंदा हो करेगा तो इसमें कवर हो जाएगा। अमेंडमेंट में हमने देखा था कल की सेक्शन 91 से 94, तो चार एक्ट ये जो चेंज हुए थे, 91, 92, 93 एंड 94, इनमें सीरीज से आईपीसी एविडेंस, देन बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, और फोर्थ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। छोटा सा बता देता हूँ, सेकंड में देखिए ना एविडेंस एक्ट है, थर्ड में देखिए बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट है। तो हमेशा याद रखिएगा टू एंड थर्ड में एविडेंस एविडेंस वाला है, राइट। मेजर अमेंडमेंट हुआ था 66E, दैट वाज इन 2008, और पास कब हुआ था? 5 जनवरी 2009। ये इसे के लिए हमने डिस्कस किया था, ये ऑफेंस पेनल्टी, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद आईटी एक्ट पे। टोटल कितने चैप्टर है, जरा एक बार कमेंट में बताइए आप। ये इंस्ट्रक्शन सारे लोग के लिए है, और इस बहाने आपको याद भी होगा। तो आप लोग उसमें टाइप करके मुझे बताइए कितने सेक्शन है इसमें, कितने चैप्टर है, सॉरी। किसी को नहीं याद है क्या?
किसी को याद है आईटी एक्ट में कितने चैप्टर हैं? ओके ठीक है। मैं ओके, इसमें टोटल आपके 13 चैप्टर है। ठीक है, 13 चैप्टर हैं एंड 94 सेक्शन है। प्लीज सभी लोग पार्टिसिपेट करिए। एक मिनट। ठीक है, 13 चैप्टर है इसमें, और आपके 94 सेक्शन है। ये वो सेक्शन है जो मैंने बताया था कौन कौन से 91, 92, 93, 94, ये चारों सेक्शन ओमिट हो चुके हैं। ठीक है, 2 शेड्यूल है, 4 शेड्यूल पहले थे, 2 ओमिट हो चुके हैं, सिर्फ 2 बचे हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में पूछता है पहले कितने थे या करंट का पूछ सकता है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये हमने 4 एक्ट के नाम देख लिए थे। इसकी डेट एक बार देख लीजिए आप, 9 जून 2000। और जो इसकी इफेक्ट वाली डेट थी वो थी 17 अक्टूबर। राइट। ठीक है, देन आ जाते हैं हम लोग डेफिनेशन क्लॉज में। एक्सेस का मतलब क्या होगा? ठीक है, इसको रिवाइज किया होगा आपने। अच्छा, एक बार ये बता दीजिए, आप लोगों ने रिवाइज किया था? सही सही बताइएगा। रिवाइज नहीं किया था तो अभी करेंगे, और कर लिया था तो फिर हम लोग इसको बहुत शॉर्ट में रिकैप करके आगे बढ़ेंगे। हाँ, पूजा गोस्वामी बोलिए। ओके, आप लोगों ने, पूजा गोस्वामी आप कुछ बोल रही थी? नो सर, नो सर, ये बच गया था ये मुझे से। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसमें। एक्सेस की बहुत इंपॉर्टेंट मतलब नहीं है, मैंने कंप्यूटर का बताया था। इसमें कंप्यूटर के 3 फंक्शन, लॉजिकल, अर्थमेटिकल, मेमोरी फंक्शन। ये फंक्शन याद रखिएगा, ये सिर्फ एडीपीओ के लिए नहीं, बाकी कोई किसी भी कंप्यूटर एग्जाम के लिए ये आता है, ये याद रखिएगा। बी एड्रेसी, आपको बस समझने की जरूरत है, जिसको आप मैसेज कर रहे हैं वो एड्रेसी होगा। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो कि सेक्शन 46 में अपॉइंट हो रहा है, ये 2C में डिफाइंड है। ठीक है, ये है डी अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये भी जरूरत नहीं है। डी ये थोड़ा सा देख लीजिए, ये है अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल किस में है? टू, सॉरी, सेक्शन 2DE में है। ठीक है, और मीन्स द अपीलेट ट्रिब्यूनल रेफर टू इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 48। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल आपका 48 में है, और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो हमने पढ़ा था वो 46 में है। ठीक, तो याद रखिएगा 46, 48। देन यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का बेसिक पर्पस यहाँ पे जो फोकस कर रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट को कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें मत इंक्लूड कर दीजिएगा। ठीक है, अदर केस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स एज रिस्पेक्ट एनी मैटर इन्यूमरेटेड इन लिस्ट 2। तो जो लिस्ट 2 में है और जो लिस्ट 3 में है, लिस्ट 3 में वो पार्ट जो कि स्टेट के अंडर में आ रहा है, ये दोनों करेगा स्टेट गवर्नमेंट को, बाकी जो अदर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगा। आई इंसिस्ट कि आप इस क्लॉज को याद रखें, 2F को, असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। ठीक, और सिर्फ इसको इतना ही याद रखना है कि इसमें ये डिफाइंड है, और मीन्स इसको पढ़िए, मीन्स अ सिस्टम ऑफ सिक्योर की पेयर कंसिस्टिंग ऑफ ए प्राइवेट की फॉर क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर एंड पब्लिक की टू वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए प्राइवेट की, वेरीफाई करने के लिए पब्लिक की। तो ये असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम के थ्रू ही ये चीजें होती हैं। तो याद रखिएगा 2F में क्या है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी 24 में है। देन HA में आ जाइए आप, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, उनकी लिस्टिंग है। अब देखिए ये वाली आपको सीक्वेंस याद करना होगा, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। IGKL, कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स, कंप्यूटर सिस्टम। अभी एक जगह और डेफिनेशन मिलेगी, उसमें भी सेम यही रहेगा, नेटवर्क फिर रिसोर्स फिर सिस्टम।
ये सीक्वेंस आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। इसमें आपको बस ये याद रखना कौन सी चीज कहाँ डिफाइन है। और दूसरा चीज कंप्यूटर नेटवर्क में ये वाला पैरा, यूज ऑफ सैटेलाइट, माइक्रोवेव, टेरेस्ट्रियल लाइन, वायर, वायरलेस और अदर कम्युनिकेशन मीडिया, ये सब नहीं आएगा, राइट। इसमें एक वर्ड देखिएगा, इंटरनेट नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब याद रहे ये चीज दिमाग में कि इसमें क्या क्या है, ठीक। कंप्यूटर रिसोर्स, कंप्यूटर सिस्टम, देन कंट्रोलर का सेक्शन 17 है। सेक्शन 17 में जो कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो अपॉइंट हो रही है उसी को हम कंट्रोलर कहेंगे, ठीक। देन साइबर कैफे हमने बोला था, NE साइबर कैफे हो गया, NB साइबर सिक्योरिटी। तो ब्रेक ब्रेक करके याद करेगा, एक टाइम में याद करेगा IJKL तो कंप्यूटर वाला हो जाएगा, ब्रेक करके फिर याद करेगा NA NB, ठीक है, और बाद में बीच में कंट्रोलर। साइबर कैफे का बस ये देख लीजिएगा कि ऐसा कोई प्लेस जो मतलब पब्लिक प्लेस हो, पब्लिक प्लेस पे यदि ऐसा कोई सिस्टम चल रहा है तभी हम उसे साइबर कैफे बोलेंगे। देन साइबर सिक्योरिटी, O इज अबाउट डेटा। शुरू करते हैं यहाँ से P से, डिजिटल सिग्नेचर। हमने कल यहीं तक देखा था और कंटिन्यू करते हैं इसको। सो P इज अबाउट डिजिटल सिग्नेचर। इसका P ये याद रखिएगा कि ये 2P में है। डिजिटल सिग्नेचर मीन्स ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। कल मैंने एक टर्म बताया था कि सारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में डिजिटल सिग्नेचर आ जाएगा, राइट, बट डिजिटल सिग्नेचर में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर नहीं आ रहा है। ये बहुत दिमाग में क्लियर रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में डिजिटल सिग्नेचर आएगा। तो डिजिटल सिग्नेचर मतलब ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड by a subscriber by means of an electronic method or procedure in accordance with the provision of section 3, ठीक है। सेक्शन 3 के प्रोविजन के हिसाब से किसी भी ऐसे मेथड से जो आप किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करते हो उसे हम डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड है, तो डिजिटल सिग्नेचर ये भी तो एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड ही होता है, इसी वजह से ये डिफाइन है। क्यू में है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। कौन इशू करता है, कब होता है, सेक्शन 35 सब क्लॉज 4 में इशू होता है ये, तो सेम मतलब होगा। आर इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। अब देखिए पी और क्यू आपको एक साथ याद करना होगा, डिजिटल सिग्नेचर और इसी के साथ में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो ये पी क्यू का सीरीज हो गया, ऊपर हम देख रहे थे NA और NB का हो गया, ठीक। देन आते हैं आर इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, छोड़ दीजिए इसको। एस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का मतलब देख लीजिए, मीन्स ऑफिशियल गैजेट पब्लिश इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ओके। देन अब आपको यहां से फिर से देखना होगा ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। देखिए फिर से सीक्वेंस बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, आर के बाद एस, फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ये है तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट ये बना। तो आपके पास ये 3 डेफिनेशन फिर से आ गई, यानी TA TB, ठीक है। TA पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मीन्स डेटा रिकॉर्ड और डेटा जनरेटेड, इमेज और साउंड स्टोर्ड, रिसीव्ड और सेंड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और माइक्रोफिल्म और कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिचे। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। कोई भी डेटा है, कुछ आपने रिकॉर्ड किया है, जनरेट किया है, कोई इमेज है, साउंड आपने स्टोर किया है, या कुछ आपने रिसीव किया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। अब ये लास्ट की ये जो 2 वर्ड है ना, इनको ध्यान दीजिएगा। माइक्रोफिल्म ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आएगा, और कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिशे, ठीक है। ये पूछता है कि ये तीनों आते हैं कि नहीं आते इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपके सामने बेयर एक्ट हो तो वहां पे आप ऑब्वियसली बेयर एक्ट आप खोल के रखे होंगे, आई होप प्रिज्यूम कर रहा हूँ, और वहां पे मार्क कर लीजिए इन सब चीजों पे। जैसे अभी मान लीजिए आप 5th ईयर में हैं, तो बाद में आपका एग्जाम आएगा, तो बाद में भी आप इस चीज को ध्यान रख सके कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन TA इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। हमने P में पढ़ा था डिजिटल सिग्नेचर, Q में पढ़ा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, P में डिजिटल सिग्नेचर और इसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहाँ मिलेगा, TE में, ठीक है। तो शॉर्ट में बोल सकते हैं 2-4 बार PTE, ठीक है, तो अपने आप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मीन्स ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय सब्सक्राइबर बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल एंड इंक्लूड्स डिजिटल सिग्नेचर। जब मैं बोल रहा था ना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में डिजिटल सिग्नेचर इंक्लूड होता है, यहाँ से है। तो इसमें भी वही चीज बोल रहा है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का ऑथेंटिकेशन किसके द्वारा, सब्सक्राइबर, मतलब जिसके फेवर में कोई डॉक्यूमेंट इशू हुआ हो, बाय मीन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक
अब लिमिट नहीं किया डिजिटल सिग्नेचर तक, बोला सब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक से आप यदि किसी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट कर रहे हो जो कि सेकंड शेड्यूल में दिया गया है, तो हम उसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मानेंगे, और इसमें इंक्लूड करेगा आपका डिजिटल सिग्नेचर, राइट। देन टीबी में बताइए, टीबी में बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सीक्वेंस से याद कर लीजिए, ठीक है। यू में आ जाते हैं फंक्शन, इसके डेफिनेशन इसमें कुछ है ही नहीं, एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड अंडर सेक्शन 35 एंड इंक्लूड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। आई एम सॉरी, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है इसका टीबी का कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इंक्लूड रहेगा, ठीक है, जस्ट लाइक सिग्नेचर में। यू में आ जाते हैं फंक्शन, in relation to computer include logic, control, arithmetical process, deletion, storage, retrieval, communication और telecommunication from or within computer। तो फंक्शन का मतलब होता है कि कंप्यूटर सिस्टम से आप कुछ भी करो, कोई फाइल डिलीट हो गई आप उसको रिकवर भी कर रहे हो तो ये भी आ जाएगा इसमें, ठीक। बस समझ लीजिए, इसकी जरूरत नहीं है ज्यादा। यूए बस देख लीजिए एक बार, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है, ICERT। एनसीईआरटी मत करिएगा, एनसीईआरटी से आप इसको वो कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो यूए से है, आईसीईआरटी मीन्स एन एजेंसी established under subsection 1 of section 70B, कैपिटल बी, ठीक है। और ये है इमरजेंसी वाले सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये बनाई गई है टीम, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा, मैसेज, टेक्स्ट, इमेज, साउंड हो गया, वॉइस हो गई, कोड्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, माइक्रोफिल्म और कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिशे, ठीक है, ये भी आ जाएगा। कूल। अब ये थोड़ा सा देखने के लिए है इंटरमीडियरीज कौन होता है। इंटरमीडियरीज का बेसिक मतलब बताया था आपने, जीमेल किया, मान लीजिए मुझे किया, तो जीमेल हमारा इंटरमीडियरी हो जाएगा, आप मैं एड्रेस ही हो जाऊंगा, ठीक है। तो इंटरमीडियरी देखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड means any person who on behalf of another person receive, store और transmit the record। तो मतलब जीमेल क्या करता है, आपके बिहाफ में डेटा लेके हमको ट्रांसफर कर रहा है, और प्रोवाइड एनी सर्विस विद रिस्पेक्ट टू दैट रिकॉर्ड एंड इंक्लूड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इसमें बेसिक्स आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि इंटरमीडियरीज कहाँ डिफाइन है, तो आपका ज्यादा पर्पस होना चाहिए कि इसको याद करने के लिए डेफिनेशन क्लॉज, ठीक है। देन जो जो अंदर पढ़ने की जरूरत होगी वो मैं जरूर बताऊंगा। तो एक्स में देख लीजिए की पेयर, तो इसमें आता है ये की पेयर से आपसे अंदर से पूछता है, पढ़ते हैं। इन एन असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम मीन्स अ प्राइवेट की एंड इट्स मैथमेटिकली रिलेटेड पब्लिक की। इसका मतलब जो प्राइवेट की आपके पास है, जब भी आपको डिजिटल सिग्नेचर इशू होगा उसके साथ आपको एक प्राइवेट की दी जाएगी, और जब वो प्राइवेट की आप डॉक्यूमेंट में अटैच करके भेजते हैं तो सामने वाला कैसे वेरीफाई करेगा, तो सामने वाला एक डेटाबेस होता है, वहां पे जाके वहां पे वही सेम की अपलोड रहती है, और उसको हम और उसी को आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में कि ये पब्लिक की है। वहां से जाके जब ये मैच होती है और यदि मैच कर गई तब बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट बिल्कुल लीगल डॉक्यूमेंट है और सही डॉक्यूमेंट है, विदाउट फोर्ज। तो की पेयर में पढ़ते हैं, इन एन असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम मीन्स अ प्राइवेट की, यानी जो आपके पास है, एंड इट्स मैथमेटिकली रिलेटेड पब्लिक की, इसकी जो सेम की पब्लिक की जो पब्लिक में है, which are so related that the public key can verify a digital signature created by the private key, ठीक है। तो की पेयर ऐसे ही होता है, इस पूरे फंक्शन को हम की पेयर बोलते हैं, ठीक। यदि की पेयर नहीं आएगा तो मैं समझ में तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, बताइएगा बाद में। देन वाई इज अबाउट लॉ, इसमें जरूरत नहीं है, बस पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ना है, बाकी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इंक्लूड एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी आएगा, पार्लियामेंट का भी आ जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर भी आएगा। ऑर्डिनेंस प्रोमulgated बाय द प्रेसिडेंट, आपको पता हो तो बताइए कौन से आर्टिकल में होता है प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate करता है, और गवर्नर एज द केस में भी। रेगुलेशन मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 240 बिल इनेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट एक्ट, सब clause A of clause 1 of article 357 of the constitution, and include rule, regulation, bylaw
order issued or made thereunder. That is not very much important. आप बस मुझे ये बताइए कि प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate करता है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। नहीं आ रहा होगा तो बाद में देखिएगा। जेड में देख लेते हैं लाइसेंस। लाइसेंस में से लाइसेंस ग्रांटेड टू सर्टिफाइंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 24 में जो होता है, जरूरत नहीं है ज्यादा। जेड ए आ गया ओरिजिनेटर। आपने देखिए ए में पढ़ा था एड्रेसी, मतलब आप जिसको भेज रहे हो, और अब यहाँ पे आ जाता है जेड ए ओरिजिनेटर, यानी आप खुद। मीन्स अ पर्सन हु सेंड्स, जनरेट, स्टोर्स और ट्रांसमिट एनी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज or causes any electronic message to be sent, generated, stored, or transmitted to any other person, but does not include an intermediaries. सेम वही चीज आपके एड्रेसी में भी इंटरमीडियरीज इंक्लूड नहीं था और ओरिजिनेटर में भी इंटरमीडियरीज नहीं हुआ। लेकिन मान लीजिए आपने अपनी अथॉरिटी किसी को दे के रखी है कि तुम मेरे बिहाफ में करो, तो वो इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, जेड भी जरूरत नहीं है इसकी। जेड सी आई है प्राइवेट की। प्राइवेट की क्या होती है? सो मीन्स द की ऑफ अ की पेयर यूज टू क्रिएट अ डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, प्राइवेट की जो डिजिटल सिग्नेचर के साथ आपको दी जाती है। एग्जाम में आपसे यही पूछेगा, की ऑफ अ की पेयर यूज टू क्रिएट व्हाट, क्या क्रिएट करने के लिए प्राइवेट की हम देते हैं, तो दैट इज डिजिटल सिग्नेचर। देन पब्लिक की, तो यदि एक चीज से क्रिएट कर रहे हैं तो उसको वेरीफाई तो करेंगे, वो है पब्लिक की। तो पब्लिक की से हम वेरीफाई करेंगे डिजिटल सिग्नेचर। ठीक, एंड लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। जेड ई में आ जाते हैं सिक्योर सिस्टम। सिक्योर सिस्टम मींस कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोसीजर। ये तीन चीजें, ठीक है, हार्डवेयर भी, सॉफ्टवेयर भी और प्रोसीजर। आर रीजनेबली सिक्योर फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस एंड मिसयूज, कोई अनऑथराइज एक्सेस मिसयूज ना हो, यही तो सिक्योर सिस्टम कहलाएगा। देन प्रोवाइड अ रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एंड करेक्ट ऑपरेशन। ठीक, सी आर रीजनेबली सूटेड टू परफॉर्मिंग द इंटेंडेड फंक्शन, जो आप करना चाहे वो आप अपने सिस्टम के साथ कर सकें, यही है सिक्योर सिस्टम। ठीक है, एडहियर टू जनरली एक्सेप्टेड सिक्योरिटी प्रोसीड्योर। ठीक है, जेडएफ में आ जाते हैं सिक्योरिटी प्रोसीजर। मीन्स द सिक्योरिटी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 16 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बस ये दिमाग में रखिए, सिक्योरिटी प्रोसीजर कभी भी कोई रिकमेंड करेगा तो कौन करेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेक्शन मत याद रखिए, बस ये याद रखना, सिक्योरिटी प्रोसीजर कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। देन जेड जी में हो गया सब्सक्राइबर, मीन्स अ पर्सन इन हुज नेम द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज इशूड। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट में आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी आएगा, तो दोनों के लिए अप्लाई होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। सब्सक्राइबर जेड जी में है, इसको याद रखिएगा। देन जेड एच इज अबाउट द वेरीफाई। ये प्रोसेस है, वो प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक बार पढ़ लेते हैं। इन रिलेशन टू डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और पब्लिक की, with its grammatical variation and cognate expression, means to determine whether the initial record was affixed with digital signature by the use of private key corresponding to the public key of the subscriber. The initial electronic record is retained intact or has been altered since such electronic record was so affixed with digital signature. तो वेरीफाई कैसे हो सकता है? एक आपके पास प्राइवेट की है, सामने वाले के पास पब्लिक की है, एक तो वो उससे मैच हो जाए तो ये वेरीफाई हो सकता है। ये क्लॉज ये इसमें दे दिया गया जेड एच इस सब क्लॉज ए में। और जब आप बी देखेंगे तो इसमें बोला है कि उसमें कोई कोई अल्टरेशन ना हुआ हो। कोई अल्टरेशन मतलब कोई मॉडिफिकेशन, कोई छेड़छाड़ उसके साथ नहीं हुई, तो भी हम इसको मान लेंगे कि ये वेरीफाई है। ठीक है, ओके। और अब इसकी लास्ट, इसका सब क्लॉज 2, एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट टू एनी इनैक्टमेंट और एनी प्रोविजन देयर ऑफ। मान लीजिए ये एक्ट आपके किसी दूसरे एक्ट को रिफर कर रहा है, ठीक है। शैल इन रिलेशन टू एन एरिया इन विच सच इनैक्टमेंट और सच प्रोविजन इज नॉट इन फोर्स बी कंस्ट्रूड एज अ रेफरेंस टू द करस्पॉन्डिंग लॉ और द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द करस्पॉन्डिंग लॉ इफ एनी इन फोर्स इन दैट एरिया। ठीक है, तो मान लीजिए ये किसी एक्ट को रेफर कर रहा है, वहां पे ये अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उस केस में वहां पे जो एप्लीकेबल है वही अप्लाई होगा। ठीक है, आप इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इस पे क्लॉज 2 पे, ऊपर वालों पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये भी बता दिया आपको। और अब मैं, ठीक है, अब आप लोग बताइए इससे सेक्शन 2 तक में इसमें कुछ दोबारा से बताने की जरूरत है?
कहीं पे कुछ, एनीवन? शिवा गुप्ता? उमेश? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आपने अनम्यूट नहीं किया, आप अभी तक म्यूट थे। सर इसमें डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा है सर। डेफिनेशन बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। तो सर इसमें से और इम्पोर्टेंस इसके नहीं लिए चूज कर सकते? नहीं, इसमें देखिए जो मैंने बताया ना आपको, यदि आप ध्यान से सुने होंगे, तो मैंने बताया क्या किस चीज की डेफिनेशन का टर्म याद करना है, किसके अंदर का कंटेंट याद करना है, तो वो जरूर स्पेसिफाई करना होगा। और कुछ सीक्वेंस जो बन रहे हैं उनको सीक्वेंस को ध्यान में रखना होगा। बाकी चूंकि इसमें आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, तो डेफिनेटली आप उसमें पिक कर पाएंगे कि इसमें कौन सी है। थोड़ा सा हार्ड है डिसाइड करना, मतलब याद भी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट आई एम श्योर कि आप इसको 4-5 बार पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग में हो जाएगी, बस सिलेक्टेड याद करिएगा इसमें। ठीक है। यस सर। पूजा गोस्वामी? जी सर। सेक्शन सेक्शन 2 तक कुछ बताने की जरूरत है दोबारा? नो सर। कोई इशू? नहीं। ओके। हिंदी के लिए आप कल बोल रही थी? आज बीआर कल एक्ट किसी ने लेकर हिंदी के लिए रिक्वेस्ट किया था। मैं बोली थी सर। मैं बोली थी सर, पर अच्छा अच्छा, आज आप बीआर बोल एक्ट सामने है तो मैं दोनों से ही वो कर ले रही हूँ। रही। हाँ हाँ, ये हिंदी। ठीक है। बिल्कुल। अब इसको, इसमें आप ऐसे ही करिए, इसको डायरेक्ट सामने रखिए और किसी सेक्शन में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे जी सर। बताइएगा। और जी सर। दूसरी चीज, जैसे डेफिनेशन क्लॉज में जो मैंने बताया है कि आपको ये डेफिनेशन के सेक्शन याद करने हैं, इस डेफिनेशन का कंटेंट याद रखना है, तो वो साथ जी ही साथ आप लोग मार्क करते रहिएगा। ठीक है। जी सर। जी। और पर्पस है जल्दी से कोर्स खत्म कराने का, मतलब ये आईटी एक्ट का।